इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 166। धमाका। एक दबी हुई धमाके की आवाज़ सुनी जा सकती थी। दाहेई के घूंसे ने मिश्र धातु के दरवाजे पर इतनी जोर से प्रहार किया कि दरवाज़ा और कंक्रीट की दीवार दोनों ही हिंसक रूप से हिल गए। तांग जहान मन ही मन डर गया। बल इतना ज्यादा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को फिर से लोड होने में कुछ सेकंड लग गए। झाओ फैंग, तुम्हें ये सहायक कहाँ मिला? तांग जहान ने भौहें सिकोड़ते हुए शांत और बिना किसी जल्दबाजी के उससे पूछा। उसे अपने मिश्र धातु के दरवाजे की मजबूती पर भरोसा था। इसके अलावा हवेली में जो तेज आवाजें हो रही थीं और उसके बहुत से लोग इधर उधर घूम रहे थे, भले ही पुलिस जल्दी ना आ पाती, लेकिन बाहर खड़े 2 लोगों के उसे पकड़ने की संभावना बहुत कम थी। तांग जहान, तुम्हें कब पता चला कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ? झाओ फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, हाथ बढ़ाकर दाहेई को पकड़ लिया, जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझे तुम पर तभी से शक था जब से तुम उस औरत के साथ सोए थे जिसे मैंने रखा था, तांग जहान ने व्यंग्य किया। अगर तुम अनजान बने रहना चाहते थे तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे जो लाभ पहुंचाते हो उसके आधार पर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। तुम्हारा व्यक्तित्व आमतौर पर शांत किस्म का है और तुम्हें कभी किसी औरत में दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी अचानक तुम उस औरत में दिलचस्पी लेने लगे जिसे मैंने रखा था। इसका क्या मतलब है? ओह, मैं थोड़ा चिंतित था। झाओ फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तुम एक बूढ़े लोमड़ी हो और तुम्हारे पास लेंग फैंग और 2 अन्य सैन्य सलाहकार हैं। तुम्हारे शासन में कोई भी अंडरकवर काम करना मुश्किल था, सबूत जुटाना और भी मुश्किल था, लेकिन आज ये सब खत्म होने वाला है। तुम्हारे साथ काम खत्म करने के बाद मैं एक आज़ाद इंसान बन जाऊंगा। मेरे साथ सौदा करो। हाँ, तांग जहान हंसा। उसकी हंसी दिल खोलकर थी, जैसे उसने कोई अच्छा चुटकुला सुना हो। अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा उदास हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे मिश्र धातु के दरवाजे को भी नहीं खोल सकते, तुम दोनों को ही निपटाया जाना चाहिए। झाओ फैंग, तुमने मेरी हवेली को गंदगी में बदल दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? हाँ। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसने कहा, अपनी तरफ देखो, लेंग फैंग कहाँ है? क्या वे अभी यहाँ नहीं थे? वह कभी खुद को खतरे में नहीं डालता। और अब तुम ही हो जो सोचते हो कि तुम्हारा गुप्त कमरा मजबूती से सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में तुम। झाओ फैंग ने कहा, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी तर्जनी को ऊपर उठाया और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के सामने उसे थोड़ा हिलाया। तुम्हें शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। तांग जहान को बोलने का मौका दिए बिना झाओ फैंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई, उसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर पटक दिया और उसे नष्ट कर दिया। दाहेई, जाओ। झाओ फैंग ने यह बात ठंडी आवाज में और उदास भाव के साथ कही। चैम्बर में जब तांग जहान ने झाओ फैंग को स्क्रीन तोड़ते देखा तो वह क्रोधित हो गया, फिर उसका भाव बदल गया। ऐसा लगा जैसे वह अपने मन में कुछ याद कर रहा हो। हाँ, झाओ फैंग के शब्दों ने उसकी याददाश्त को झकझोर दिया। लेंग फैंग और अन्य 2 कहाँ थे? वे कहाँ गायब हो गए? ये सोचकर तांग जहान कांप उठा। लेंग फैंग उसका नंबर 1 सैन्य सलाहकार था और उसका आईक्यू बहुत अच्छा था, लेकिन वह शायद ही कभी खुद को खतरे में डालता था। अब जब वह आसपास नहीं था तो इसका क्या मतलब था? क्या ये चैम्बर असुरक्षित था? ये सोचते हुए तांग जहान गेट की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। बूम! अचानक मिश्र धातु का दरवाजा फिर से हिल गया। तांग जहान की छाती में दर्द हुआ। बूम 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 बूम। धातु के दरवाजे से एक तेज धमाका हुआ। धातु के दरवाजे की हर धड़कन तांग जहान के दिल में भी गूंज रही थी, जिससे वह और भी उदास महसूस कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डर गया था। तांग जहान के माथे से धीरे धीरे ठंडे पसीने की एक धार टपक रही थी। हाल के वर्षों में ये पहली बार था जब उसे इतना डर लगा था। कमरे के बाहर दाहेई लगातार दरवाजे पर जोर से धमाका कर रहा था, एक के बाद एक धमाका कर रहा था। मिश्र धातु का दरवाजा हिल रहा था, लेकिन अभी भी नहीं खुला था। यह मजबूत था, यहाँ तक कि झाओ फैंग भी अपने पैरों से इसे नीचे नहीं गिरा सकता था। वाह! दर्जनों धक्कों के बाद दरवाजा थोड़ा अंदर की ओर मुड़ गया। इस दर पर इसे तोड़ना मुश्किल था। दाहेई ने एक के बाद एक कई बार किए और वह थोड़ा क्रोधित हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और यह स्पष्ट था कि उसका गुस्सा बढ़ रहा था। आओ! दाहेई ने मिश्र धातु के दरवाजे की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया। वह धीरे धीरे कोने में चला गया और मिश्र धातु के दरवाजे को घूरते हुए खुद को एक क्रूर टक्कर के लिए तैयार कर रहा था। अंदर मौजूद टैंक जहान ने दरवाजे के बाहर शोर कम होते हुए सुना, एक लंबी सांस ली। हो, तुम मेरा एलॉय डोर तोड़ना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो? मैं। धमाका! उसने बोलना खत्म भी नहीं किया था कि अचानक एलॉय डोर से एक विस्फोटक उतार चढ़ाव फैल गया। इस शोर से पूरी दीवार हिल गई और एलॉय डोर के ऊपर की जगह में एक दरार दिखाई दी। कमरे में सीमेंट के टुकड़े गिरे। ये कैसे हो सकता है? तांग जहान कदम दर कदम पीछे हट गया। 5 सेकंड बाद धमाका! एक और विस्फोटक शक्ति आई और पूरा मिश्र धातु का दरवाजा और भी अंदर की ओर झुकने लगा। धमाका धमाका धमाका! 3 और बार और मिश्र धातु का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। दरवाजे और दीवार पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। नहीं, उद्धरण चिन्ह। तांग जहान के बाल ठंडे पसीने से भीगे हुए थे और उसका शरीर डर से कांप रहा था।
उसने मिश्र धातु के दरवाजे को डर से देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, धीरे धीरे 10 सेकंड बीत गए। हालांकि तांगजान को ऐसा लगा जैसे सालों बीत गए हों। वह डर से अभिभूत और घुटन महसूस कर रहा था। 11वें सेकंड में धमाका, आखिरी आवाज आए और अजेय मिश्र धातु का दरवाजा आखिरकार ढह गया। धूल का एक गुबार उड़ गया और जब वह बिखरा तो उसे कुछ दिखाई दिया। उसने उस मजबूत आदमी को देखा जिसने अभी अभी अपने पैर पीछे खींचे थे। एक मजबूत आदमी जो अपने पैरों से बंधा हुआ था। नेता तांगजान झाओ फैंग दाहेई के बगल में खड़ा था। जब उसने तांगजान की शक्ल देखी तो उसने व्यंग्य किया और कहा, अब तुम डर गए हो। मैंने तुमसे कहा था कि आज वह दिन है जब तुम्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तुम। झाओ फैंग की आंखें भावनाओं से काली हो गई थीं और उस समय उसने जो कहा वह काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके बगल में दाहेई था जो खुद को बड़ा भाई मानता था। झाओ फैंग की बात खत्म होने से पहले दाहेई ने तांगजान को घूरा और उसकी ओर बढ़ा। हाँ, झाओ फैंग चौंक गया और फिर उसने जल्दी से कहा, दाहेई, अब उसे मत मारो। दाहेई, 1 मिनट रुको। अरे, मत करो, मत करो। भगवान, तुम क्या कर रहे हो? अपने शब्दों को बोलते समय झाओ फैंग की आवाज कई बार बदली। पहले तो वह जल्दी जल्दी बोला, फिर उसका स्वर चिंताग्रस्त हो गया और अंत में वह स्तब्ध चुप्पी में बदल गया। उसकी आंखों के सामने दहेई सीधे तांगजान की ओर बढ़ा। दहेई ने तांगजान को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे उठा लिया। फिर दहेई ने अपनी पूरी ताकत से तांगजान के पेट पर घुटना मारा। झाओ फैंग ने किसी चीज के टूटने की दबी हुई आवाज सुनी और फिर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। एक ही बार काफी था। वह घुटन की आवाजों से बता सकता था कि तांगजान धीरे धीरे मर रहा था। फिर कुत्ते को दूर फेंकने की तरह दहेई ने तांगजान के शरीर को गिरे हुए मिश्र धातु के दरवाजे पर फेंक दिया। वाह वाह वाह! दहेई ने अपना बड़ा मुंह सिकुड़ा, घृणा से सूंघा और अपने सीने पर हाथ पटक दिया। उसे याद आया कि गुरु ने उसे तांगजान नाम के लड़के को मारने के लिए कहा था। जब हम वापस आएंगे तो मेजबान मुझे जरूर इनाम देगा। इस आदमी को मारने से मेरे हाथों में दर्द हुआ है, दाहेई ने सोचा। झाओ फैंग ने तांगजान को घूर कर देखा। उसका इरादा तांगजान को न्याय के कटघरे में खड़ा करना था। उसकी योजना गुप्त कमरे में घुसकर कुछ सबूत इकट्ठा करने और फिर तांगजान के गिरफ्तार होने का इंतजार करने की थी। वह बस इतना चाहता था कि तांगजान को इतनी जोर से मारा जाए कि वह घुटनों के बल गिर जाए, शायद उसे थोड़ी चोट भी लगे। अब जब वह मर चुका था तो झाओ फैंग को नहीं पता था कि क्या करना है। झाओ फैंग ने तांगजान को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसका मुंह कांप रहा था और उसने धीरे से आह भरी। तांगजान, तुमने इतने सालों तक बुराई की है। ये वास्तव में तुम्हारा कर्म है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि तांगजान ने झाओ फैंग को नजरअंदाज कर दिया लेकिन अनिश्चित दाहेई को देखा। उसने कर्कश स्वर में आह कहा और मर गया। उसकी मृत्यु के भाव को देखकर यह स्पष्ट था कि उसके अंतिम विचार ये थे कि वह झाओ फैंग से नहीं बल्कि मजबूत आदमी से हार गया था। काश! झाओ फैंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने तांगजान से दूर देखा और देखा कि कमरे के किनारे एक तिजोरी थी। उसमें कागजों का ढेर देखकर वह जल्दी से वहां गया। उसने दस्तावेज लिए, उन पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। ये सभी दस्तावेज तांगजान के लेन देन के रिकॉर्ड थे और तांगजान को दोषी ठहराने के लिए जरूरी सबूत थे। झाओ फैंग ने दस्तावेजों को तिजोरी में वापस रख दिया, तांगजान के पास गया और उसकी जेब से उसका सेल फोन निकाला। फिर झाओ फैंग ने वह टेलीफोन नंबर डायल किया जो उसके लिए परिचित होने के साथ साथ अजीब भी था। नमस्ते, मैं झाओ फैंग बोल रहा हूँ। तांगजान मर चुका है। उसके खाते उसके निजी कमरे में तिजोरी में हैं। आप उन्हें लेने के लिए किसी को भेज सकते हैं। अब से मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं। झाओ फैंग ने एक सांस में अपना वाक्य पूरा किया और जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अतीत की यादें कौंध गईं। जब वह सेना में अन्याय का शिकार हुआ था, जब उसे कैद किया गया था, जब उसे अंडरकवर काम करने के लिए जेल से बाहर भेजा गया था। अंडरकवर काम के सालों के सभी दृश्य उसके दिमाग में घूम रहे थे। अचानक झाओ फैंग ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। पिछले वर्षों में जमा हुई सभी निराशाजनक और जटिल भावनाएं इस लंबी दहाड़ के साथ गायब हो गईं। चिल्लाने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसका भावी जीवन स्वतंत्र और उन्मुक्त होगा। बेशक वह अपने गुरु के अधीन मार्शल आर्ट का अध्ययन करेगा। यह एक साधना से अधिक था। वह अपने गुरु से मिले जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला अपने पूरे जीवन में अपनी वफादारी से चुकाना चाहता था। दाहेई, चलो, अब से तुम और मैं गुरु के साथ चलेंगे और इस दुनिया में मौज मस्ती करेंगे। झाओ फैंग बाहर निकलते समय खुद से बुदबुदाया। दरअसल ये दृश्य किसी फिल्म के अंत जैसा था जब सब कुछ ठीक हो जाता है। झाओ फैंग ने बुरी ताकतों के साथ हर तरह की कठिनाई और संघर्ष का सामना किया था। आखिरकार दुश्मन मर गया और झाओ फैंग के पास वह सबूत था जिसकी उसे जरूरत थी। अंत में वह चुपचाप चला गया। ये वास्तव में एक बेहतरीन अंत था। लेकिन झाओ फैंग अच्छे मूड में बाहर निकला। जब वह अपने अध्ययन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पाया कि दहेई ने उसके निर्देशों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। खांसी। थोड़ा परेशान महसूस करते हुए झाओ गुप्त कमरे के दरवाजे की ओर मुड़ा।
अंदर क्या हो रहा था ये देखकर उसने निराशा में अपना माथा थपथपाया। दहेई, हमें जाना होगा। पुलिस 1 मिनट में यहाँ आ जाएगी, झाओ फेंग ने असहाय भाव से कहा। हालांकि चैम्बर में ढेर सारा सोना और प्राचीन वस्तुएं देखकर दहेई के मुंह में पानी आ गया। हालांकि उसने झाओ फेंग की बात सुनी, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। वाह 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 वाह। जब वह बोल रहा था, दहेई ने चैम्बर में रखे खजानों की ओर इशारा किया। ये सब चोरी का माल है, तुम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, झाओ फेंग ने कहा। वाह। दहेई ने झाओ फेंग को घूरा और उस पर मुट्ठी तानते हुए कहा, क्या तुम कभी अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनते? क्या तुम पिटना चाहते हो? अध्याय 167। झाओ फेंग ने जब दहेई की मुट्ठी देखी तो वह पीछे हट गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह दहेई से पूरी तरह से पराजित हो चुका था। खास तौर पर इस लड़ाई के बाद वह दहेई की ताकत के बारे में और अधिक जानता था। यह आदमी गोलियों से भी बच सकता था, इसका कोई मतलब नहीं था। आखिरकार झाओ फेंग ने दहेई के परिवर्तन को देखा था। उसने खेती के अर्थ पर विश्वास करना और स्वीकार करना शुरू कर दिया था, इसलिए वह उचित रूप से हैरान नहीं था। इसके अलावा झाओ फेंग जानता था कि दहेई और लिटिल हेई की तुलना में वह सबसे कमजोर था। अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से याद करते हुए उसने अपना स्वर बदला और धीरे से बोला, ठीक है दहेई, तांगझान ने ये खजाने अवैध तरीकों से प्राप्त किए हैं। क्या हमारे लिए उन्हें न लेना बेहतर नहीं है? वाह। दहेई ने अपनी दाहिनी मुट्ठी से अपनी छाती पीटते हुए झाओ फेंग के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए भौहें सिकुड़ी। मुझे नहीं लगता कि मास्टर को इस तरह की गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पसंद आएगी, झाओ फेंग ने रुक रुक कर कहा। वाह। जब दहेई ने रणविजय का नाम सुना तो उसके चेहरे पर अटकलें लगने लगीं। उसने अपना सिर खुजलाया और अचानक कुछ याद आ गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह वाह वाह। दहेई निजी कमरे में खजाने की ओर इशारा करता रहा। झाओ फेंग को आखिरकार यह समझने में काफी समय लगा कि दहेई क्या कहना चाह रहा था। उनका संदेश सटीक था, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मालिक को ये खजाने जरूर पसंद आएंगे। चलो हम उन्हें वापस ले लेते हैं। जल्दी से आओ और मदद करो। थोड़ी देर तक इशारे करने के बाद दहेई नीचे झुका और सोना लेना शुरू कर दिया। झाओ फेंग के मुंह का कोना थोड़ा कांप उठा। उसे थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि वह पहले सेना से था, लेकिन साधना गुरु के शिष्य के रूप में क्या उसे वास्तव में इन नियमों की परवाह करने की जरूरत थी? शायद सोना छीनने से कोई फर्क पड़ता हो, इसलिए झाओ फेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो चलो सोना ले लेते हैं और मैं ट्रक को बाहर ले आता हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद झाओ फेंग जल्दी से बाहर निकल गया। घर में प्रवेश करने से पहले उसने एक मिनीवैन को किनारे पर पार्क किया हुआ देखा था, इसलिए वह उसे देखने गया। चूंकि उनका इरादा सोना ले जाने का था, इसलिए उन्हें एक ट्रक की आवश्यकता थी, क्योंकि एक साधारण कार के लिए 2 टन से अधिक सोना ले जाना असंभव था। जब वह बाहर निकला तो झाओ फेंग ने हवेली के चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन आसपास दर्जनों दर्शक थे। झाओ फेंग ने उन्हें अनदेखा किया और सीधे ट्रक की ओर चल दिया। जब उसने ट्रक में चाबी देखी तो वह मुस्कुराया। इस बिंदु पर दर्जनों दर्शक, जो ये देखकर स्तब्ध थे कि क्या हो रहा था, झाओ फेंग की हरकतों को देखने के बाद वापस धरती पर आ गए। वह बाहर है, वह बाहर है। वह ट्रक के साथ क्या करने जा रहा है? लोगों की हैरान करने वाली निगाहों के सामने झाओ फेंग ने ट्रक को मुख्य निवास के सामने ले जाकर घर में वापस चला गया। तभी उन्होंने झाओ फेंग और दहेई को सोना बाहर लाते देखा। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या झाओ फेंग तांगझान के गोदाम से सब कुछ निकालने का इरादा रखता है? हे भगवान, ये सोना है। हे भगवान, वह विशालकाय आदमी एक बार में सैकड़ों पाउंड सोना बाहर ले जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने 1 टन से ज्यादा सोना बाहर निकाला है। हे भगवान, 1 टन सोना, लगभग 400 मिलियन युआन। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे भी इस कार्रवाई का एक हिस्सा चाहिए। भाई उठो, दिन में सपने मत देखो। जमीन पर पड़े उन लोगों को अच्छी तरह देखो और शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चमकते हुए सोने ने वहां खड़े लगभग 50 लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये तांगझान का खजाना था, जो बहुत कीमती था। वास्तव में जिन लोगों के पास इतना पैसा होता था वे हांगकांग के उच्च समाज में घूम सकते थे। वे सफल व्यवसायियों के साथ व्यापार कर सकते थे, अपने खाली समय में चाय पी सकते थे, निजी पूल में लेटे हुए सुंदरियों द्वारा मालिश का आनंद ले सकते थे। जब वे बाहर होते थे तो बड़ी संख्या में अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित होते थे और जहां भी वे जाना चाहते थे यात्रा कर सकते थे। इस तरह का जीवन केवल सपनों में होता है। कौन ऐसा नहीं चाहेगा? जब इन लोगों ने इसके बारे में सोचा तो वे थोड़ा निराश हुए। उनके पास इतनी बड़ी रकम बिल्कुल नहीं थी, भले ही वह उनकी नाक के नीचे थी। ऐसा लगा कि वे अपने सामने खड़ी एक नग्न सुंदरता को केवल देख सकते थे, लेकिन छू नहीं सकते थे। वे दुखी थे और रोना चाहते थे। न केवल ये लोग, बल्कि जिया शानहाओ, ये हान और डोंग तियानपिंग, जो स्क्रीन पर घूर रहे थे, उन्होंने जो देखा उससे दंग रह गए। यही वह था जो तांगझान ने वर्षों में जमा किया था। यहाँ तक कि उनकी संयुक्त बचत भी तांगझान की खुद की बचत जितनी नहीं थी। तांगझान की विफलता का कारण भी उसकी लापरवाही थी। 2 साल पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि तांगझान जल्द ही हार जाएगा।
हालांकि घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में तांग जहान को अधिकारियों द्वारा दंडित नहीं किया गया था, बल्कि इसके बजाय उसके एक आदमी या एक छोटे से रेस्तरां के मालिक द्वारा पराजित किया गया था। क्या झाओ फैंग बॉस के लिए काम करता था? जरूरी नहीं। वह क्रूर विशालकाय आदमी झाओ फैंग की मदद करने आया था। ये स्पष्ट था कि वह बड़ा आदमी रेस्तरां के मालिक से ज्यादा ताकतवर था। क्या हल्क और रेस्तरां के मालिक के बीच कोई संबंध था? वे तीनों गहराई से सोच रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह विशालकाय आदमी वास्तव में रणविजय का कर्मचारी था और उसके इलाके का रखवाला था। शायद तभी जब उन्होंने दहेई को अपना रूप बदलते देखा, तब उन्हें इस अद्भुत घटना पर विश्वास हुआ। इस बीच टैंग जहान की हवेली में वापस। दहेई, हमने सारा सोना हटा दिया है, हमें अब चले जाना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएंगे, झाओ फैंग ने दहेई से कहा, जब उसने देखा कि सोना अभी भी आगे पीछे हो रहा है। ये 2 टन सोना अमूल्य था। वाह! दहेई ने झाओ फैंग की ओर देखा। उसकी बार बार की चेतावनी सुनकर दहेई ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी छाती पर मारा। वाह वाह वाह! दहेई ने पीछे के कमरे की ओर इशारा किया। उसका इशारा ये था, कमरे में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम पिटना चाहते हो? ठीक है। झाओ फैंग ठिठक गया और फिर आह भरी। वह जल्दी से ट्रक से कूद गया और चलते हुए बोला, ठीक है, तुम जो भी कहो। उन प्राचीन वस्तुओं को ले जाओ और जल्दी करो, नहीं तो हम बाद में नहीं जा पाएंगे। वाह वाह! दहेई ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से कमरे में वापस चला गया। उसमें कुछ प्राचीन वस्तुएं थीं, जिनमें प्राचीन सिरेमिक फूलदान, शाही हरे रंग के आभूषण वगैरह शामिल थे। हालांकि वे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वहां जैद, कांस्य, चीनी मिट्टी के बर्तन और यहां तक कि सुलेख और पेंटिंग भी थीं। इन प्राचीन वस्तुओं को ले जाने के बाद उन्होंने संदूक और दस्तावेजों को छोड़कर पिछले कमरे से लगभग सब कुछ हटा दिया था। झाओ फैंग ने सोचा था कि अब दाहेई रुक जाएगा, हालांकि अरे 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 दाहेई, तुम क्या कर रहे हो? हमें अब वाकई जाना चाहिए। रुको बड़े भाई! झाओ फैंग चौंक गया जब उसने दाहेई को फिर से अंदर जाते देखा। उसने जल्दी से दाहेई को रोका और असहाय होकर कहा, वाह! दाहेई ने उसे घूर कर देखा और अपनी मुट्ठी झाओ फैंग की छाती पर मारने के लिए बढ़ा दी। हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी थपकी थी। झाओ फैंग 2 कदम पीछे हट गया। वाह 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 वाह! दाहेई ने अपना अंगूठा ऊपर उठाया, खुद की ओर इशारा किया और असंतोष के साथ झांग फैंग पर सूंघी। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ओह नहीं दहेई, अब कोई खजाना नहीं बचा है, तुम बची हुई फाइलें नहीं ले जा सकते। झाओ फैंग वाकई असहाय महसूस कर रहा था और उसने दहेई का पीछा किया। उसने चलते हुए दहेई को समझाने की कोशिश की, लेकिन दहेई ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे संदूक के पास गया, दस्तावेजों को जमीन पर फेंक दिया, संदूक को हिलाया और झनकार की आवाज सुनने के बाद ही वहां से चला गया। दहेई, इसमें अब कोई खजाना नहीं है, ये सब तांग जहान के अपराध का सबूत है, इन्हें यहीं छोड़ देना चाहिए। झाओ फैंग ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। वाह 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 वाह! दहेई ने उसे घूरकर देखा और अपनी आंखें घुमाईं। उसने अपनी बड़ी मुट्ठियां उठाईं और अचानक संदूक को तोड़ दिया। धमाका 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 धमाका! 4 दरारों के साथ संदूक टूट गया। दहेई ने संदूक का ढक्कन फाड़ा और अंदर कई चमकते हुए हीरे देखे। हा हा हा! दहेई ने अपने होठों को विजयी भाव से मोड़ा और जोर से हंसा। देखो, यहाँ खजाने हैं, क्या तुम उन्हें सभी से दूर रखना चाहते हो? हम बिल्कुल नहीं। दहेई के हंसने के बाद उसने अपनी बड़ी मुट्ठी बाहर निकाली और झाओ फैंग पर हिंसक प्रहार किया। लानत है, माउंट न्यू मून में मैं बड़ा भाई हूँ, लिटिल हेई दूसरा छोटा भाई है, तुम तो बस तीसरे हो। झाओ फैंग फिर दहेई के पीछे पीछे बाहर आया। उसकी अभिव्यक्ति व्यंग्यात्मक और मनोरंजक दोनों थी। वे ट्रक में सवार हुए और हवेली से बाहर निकल गए। आसपास खड़े लोग सभी दंग रह गए। इतने सारे खजाने, शायद झाओ फैंग भविष्य में उभरेगा। आह, वह विशाल आदमी दक्षिण द्वीप की आधी भूमिगत सेना को प्राप्त कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इन लोगों की निगाहों के सामने ट्रक हवेली से बाहर निकल गया। जैसे ही वह गेट से गुजरा, एक काली छाया बिजली की गति से आगे बढ़ी, 1.5 मीटर ऊंची छलांग लगाई और कार हॉपर में बैठ गई। जब वे छोटी पांडा कार के पास से गुजरे तो ट्रक रुक गया। सहायक कैब में बैठा विशाल व्यक्ति नीचे उतरा, छोटी पांडा कार को उठाया और उसे सोने के ढेर के ऊपर रख दिया। ये देखकर सभी अवाक रह गए। ये बहुत बड़ा आदमी, जरूर कंजूस होगा। धिक्कार है। 100 मिलियन युआन से ज्यादा कीमत के खजाने को लेने के बाद वह सिर्फ 10,000 युआन की कीमत वाली यह पुरानी कार क्यों लेना चाहता था? अगर वे होते तो वे इसे देखकर भी इसे अनदेखा कर देते। वे सीमित संस्करणों के कूप क्यों नहीं चलाते? अगर वे 10 मिलियन युआन से ज्यादा कीमत वाली लिमोजीन में नहीं घूमते तो वे अपने मूल्य के लायक कैसे थे? लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि झाओ फैंग और वह बहुत बड़ा आदमी स्वेच्छाचारी चरित्र वाले थे। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद दाहेई ट्रक के पीछे की तरफ हॉपर में खुशी से बैठ गया और लापरवाही से सामने के शीशे पर दस्तक दी। तीसरे छोटे भाई को जल्दी से गाड़ी चलाने का इशारा किया। झाओ फैंग रुका और धीरे धीरे गाड़ी चलाकर चला गया।
उसे एहसास हुआ कि माउंट न्यू मून में उसकी स्थिति कितनी कमतर थी। इस बीच हवेली के पीछे एक पहाड़ी जंगल में लेंग फैंग और उसके 2 अन्य साथी हवेली को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद लेंग फैंग ने आह भरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से रेस्तरां का मालिक इतना दुर्जय हो सकता है। तांग झाओ को इस मौजूदा स्थिति तक पहुंचने में हमें 5 साल लग गए, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में हमारे प्रयासों को बर्बाद कर दिया। कितना अफसोस है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि तांग झान ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज किया होगा। वह मरने के लायक था। उसके बारे में बात करना बंद करो। हमें आगे क्या करना चाहिए? साथियों में से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए आह भरी, मुझे डर है कि हांगकांग में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये सही है। एक अन्य रणनीतिकार जो जुए के दृश्य का प्रभारी था ने धीमी आवाज में कहा, हमें पुलिस की कार्रवाई से पहले ही निकल जाना चाहिए। दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन हम कहाँ जाएं? लिन है, लेंग फैंग ने कहा और हवेली से अपना सिर मोड़ लिया। फिर उसने आगे का रास्ता दिखाया। अध्याय 168 है। पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही थीं, इसलिए पीछे के काफिले को धीरे धीरे पीछे चलना पड़ा। हालांकि वे आगे निकलना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ तो हुआ होगा, तभी तो 1 दर्जन पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि झाओ फैंग बदला लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि तांग झान की हवेली में जरूर लड़ाई हुई होगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तांग झान की हवेली में हुई लड़ाई इतनी हिंसक होगी। जब दर्जनों गाड़ियां तांग झान की हवेली पर पहुंची तो पुलिस अधिकारी वहां की भयावह स्थिति देखकर तुरंत सतर्क हो गए। वे सभी कारों से उतरकर हवेली में घुस गए। इस समय तांग झान के कुछ ही आदमी बचे थे और वे सभी अभी भी अचंभित थे। ऐसा लग रहा था लॉर्ड तांग की हवेली में खून खराबा हुआ था। क्या ये संभव है? बाद में आए लोगों ने सोचा। हालांकि वे उत्सुक थे, लेकिन वे ये देखने के लिए आगे नहीं जा सकते थे कि क्या हुआ था। वे केवल दूर से ही देख सकते थे। न्यू मून बे के प्रभारी वरिष्ठ अधीक्षक लियाओ चेन के नेतृत्व में लगभग 30 पुलिसकर्मी हवेली में चहल पहल कर रहे थे। वह लगभग 45 वर्ष का था, छोटा था, उसका चेहरा पतला था और उसकी उम्र बढ़ने के लक्षण पहले से ही दिख रहे थे। यहाँ तक कि लियाओ चेन, जो आमतौर पर हर समय अपना संयम बनाए रखता था, उसके चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक थी। हवेली के बाहर कम से कम 10 लोग पड़े थे। स्थिति की जांच करें। लियाओ चेन ने यह दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी हरकत में आ गए। इनमें घटनास्थल की सुरक्षा करने वाले, जगह की जांच करने वाले, तस्वीरें लेने वाले आदि शामिल थे। लियाओ चेन हवेली में दाखिल हुआ। जब उसने अंदर का दृश्य देखा तो उसकी भौहें और गहरी हो गईं। हवेली के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोग पड़े थे। लियाओ चेन को यह स्पष्ट था कि इनमें से अधिकांश लोग मर चुके थे। इसे एक बड़ा आपराधिक मामला माना गया क्योंकि इस समृद्ध जिले में बहुत सारी मौतें हुई थीं। हालांकि लियाओ चेन ने अपना आपा नहीं खोया। वह अंदर गया और व्यक्तिगत रूप से आसपास का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने तांग झान को नहीं देखा था और उसके पास दक्षिणी जिले के मुख्य कांस्टेबल द्वारा दिए गए आदेश थे। उसने आसपास की चीजों पर नजर डाली और सीधे अध्ययन कक्ष में चला गया। जब उसने अध्ययन कक्ष में स्थिति देखी तो लियाओ चेन स्तब्ध रह गया। दाहिनी दीवार के किनारों पर बहुत सारी दरारें थीं। क्षति को देखते हुए मिश्र धातु का दरवाजा, जो 1 हाथ जितना मोटा था, हिंसक रूप से लात मारकर तोड़ा गया था। इस दृश्य ने लियाओ चेन को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये बम रोधी मिश्र धातु का दरवाजा इतनी हिंसा से कैसे नष्ट हो सकता है? जब उसने तांग झान को मिश्र धातु के दरवाजे पर लेटा हुआ देखा तो लियाओ चेन ने चुपके से अपने दांत भींच लिए। लियाओ चेन पीछे के कमरे में चला गया और ये देखकर चौंक गया कि वह खाली था। उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और दक्षिणी जिले के मुख्य कांस्टेबल को फोन किया। हालांकि जैसे ही वह डायल करने वाला था, उसने अपने आश्चर्य को रोकने के लिए एक गहरी सांस ली। यहाँ की स्थिति के बारे में और अधिक जानने के बाद ही अपने वरिष्ठ को सूचित करने का इरादा किया। उफ, लियाओ चेन ने कुछ गहरी सांसें लीं। शांत होने के बाद उसने कमरे में इधर उधर देखा और जमीन पर बिखरे हुए बहुत सारे कागज देखे। वह गया, कागज उठाए और उन्हें ध्यान से पलटा। जैसे जैसे उसने कागजों को देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे विस्मय में चौड़ी होती गईं। कितना बड़ा है उसका व्यापार! उसने इतने लोगों के साथ मिलीभगत की है। लियाओ चेन ने अपनी आंखें बंद की और फिर से एक गहरी सांस ली। अपनी आंखें खोलने के बाद उसने मिश्रित भावनाओं के साथ बिलों को एक फाइल पैकेट में डाल दिया। उसने आह भरी, मुझे डर है कि एक बार जब मैं ये दस्तावेज सौंप दूंगा तो दक्षिणी जिले के अधिकार से बहुत समझौता हो जाएगा। वह जानता था कि तांग झान ने कई लोगों के साथ मिलीभगत की होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह संख्या इतनी बड़ी होगी और उनमें से एक उसका दोस्त भी होगा। भाई, तुम इस मामले में क्यों शामिल हो? मुझे क्या करना चाहिए? लियाओ चेन को थोड़ा कड़वा लगा और उसे याद आया कि जब वह अपने भाई के साथ मिलकर कई सालों तक मोर्चे पर बुरी ताकतों से लड़ता रहा था, लेकिन अब वह देशद्रोही बन गया था। उस समय उसकी जिद और प्रतिज्ञा के बारे में क्या? हालांकि लियाओ चेन को अपने विश्वासघात का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसका बिल छिपाने का कोई इरादा नहीं था। माफ करना अधीक्षक, हमने लोगों की संख्या गिनना समाप्त कर दिया है। कुल 34 लोग पाए गए, जिनमें से 27 मारे गए, 3 गंभीर रूप से घायल और 4 मामूली रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। माफ करना अधीक्षक,
हमने स्थिति की निगरानी समाप्त कर दी है। मुख्य निवास के बाहर एक बहुत ही हिंसक गोलीबारी हुई और पहली मंजिल पर लॉबी में कई गोलियां चलाई गईं। लड़ाई बेहद भीषण थी। माफ कीजिए अधीक्षक, हमें जानकारी मिली है कि इस मुख्य निवास में 16 महिलाएं थीं। मैंने पहले ही किसी को उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कह दिया है। माफ करना अधीक्षक, मैं कंप्यूटर सिस्टम की फायरवॉल को तोड़ने में कामयाब रहा हूं और निगरानी वीडियो को पुनः प्राप्त कर लिया है। क्या आप पहले देखना चाहते हैं? इस समय एक चश्माधारी व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने ये कहा। वह स्थिति से कुछ हद तक भयभीत और घबराया हुआ लग रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं। लियाओ चेन ने सिर हिलाया, अपने आदमी के पीछे निगरानी कक्ष में गया और आदमी ने निगरानी वीडियो चालू कर दिया। ये घटना शुरू से अंत तक केवल 15 मिनट तक चली। उन्हें अपना रास्ता बनाने में केवल 5 मिनट लगे और खजाने को बाहर निकालने में 10 मिनट। जब लियाओ चेन ने एक तरफा लड़ाई देखी तो उसकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्य से चौंक गए। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? ये लोग ब्लैक वाटर सुरक्षा समूह के हैं। उन्हें केवल एक व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया। ये वास्तव में भयानक है न? क्या ये सच है? क्या आपको यकीन है कि यह सच है? क्या वह अजय नहीं है? अरे, उसने तांग झान के गोदाम से सब कुछ हटा दिया। सोने और प्राचीन वस्तुओं की यह बड़ी मात्रा शायद करोड़ों में होगी। वीडियो देखने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। अगर कोई आवाज थी तो वह सिर्फ हैरानी से। हल्की सी सांसें थीं, यहां तक कि लियाओ चेन का शरीर भी हैरानी से कांप उठा। उसके पैर इतने कमजोर थे कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। आमतौर पर उसके आदमी उसे सहारा देने के लिए जल्दी से आगे आते, लेकिन इस समय किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वीडियो में तस्वीरें बहुत भयावह थीं। ज़ियाओमा, वीडियो कॉपी करो और सीलिंग ऑर्डर जारी करो। लियाओ चेन थोड़ा कांप उठा, उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। वह इतना कमजोर था कि उसने अनिच्छा से अपनी बात पूरी की, अपने आदमियों से कहा कि वे उसका पीछा न करें और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली, अपनी जेब से दवा की एक बोतल निकाली और 2 तेज गति वाली हृदय रक्षक गोलियां खा लीं। लियाओ चेन ने पहले जो वीडियो देखा था उससे उसका एंजाइना बढ़ गया था। उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए लोग आसानी से समझ सकते थे कि वीडियो देखकर वह कितना हैरान था। दवा। लियाओ चेन ने एक सिगरेट जलाई और तेजी से कश लिया। जब उसने धूम्रपान करना समाप्त किया तो वह धीरे धीरे ठीक हो गया। इस समय उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। पुलिस प्रमुख, यहाँ स्थिति बहुत जटिल है और मैं रेड अलर्ट आदेश जारी करने का सुझाव देता हूँ क्योंकि इस मामले में कुछ मार्शल आर्ट वरिष्ठ शामिल हैं। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं इसे तुरंत आपको भेज दूंगा। ... सभी की निगाहें रणविजय पर टिक गईं। जब वह रेस्तरां में वापस लौटा और झाओ फैन को तांग झान को मारने के लिए कहा तो रणविजय मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर अंदर चला गया। ये देखकर कि पियानो को छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया था, उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और सोचा कि उसकी बहन भी उसके जितनी ही कुशल है। ओह पापा, पापा देखो, कुछ गायब है। पियानो गायब पाकर मिंगमैन की बड़ी बड़ी आंखें स्तब्ध रह गईं। क्या गायब है? रणविजय ने जानबूझकर पियानो पर ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरे क्षेत्रों पर नजर डाली। कुछ भी गायब नहीं है। पापा, तुम कितने मूर्ख हो। उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। मिंगमैन अपने पापा की मूर्खता पर बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने छोटे हाथों से अपने पापा का सिर घुमाया। देखो पापा, पियानो गायब है, मिंगमैन ने बेचैनी से कहा। इस समय काजल अंदर आए। उसने रणविजय को गुस्से से घूरा और झुंझलाहट से बोली, चलो बड़े भाई, तुम अभी भी उसके साथ चाल क्यों चल रहे हो? हा। रणविजय मुस्कुराया और अपनी उंगली से मिंगमैन की छोटी नाक के सिरे को खरोंचते हुए कहा, पियानो गायब नहीं है। पापा ने एक नया खरीदा है और इसे शाम को भेज दिया जाएगा। ओह, मिंगमैन अचानक से जम गई। दोबारा देखने के बाद उसने मुंह बनाया। पापा, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने पियानो बदल दिया है। उसकी बात सुनकर रणविजय ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए काजल की ओर देखते हुए कहा, तुमने दोपहर को कुछ नहीं खाया। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। काजल ने आंखें घुमाई और कहा, मैं बहुत थक गई हूं और तुम्हारे लिए सारे काम करने के बाद मेरे पैर दुख रहे हैं। इसकी भरपाई के लिए तुम्हें मुझे दावत देनी होगी। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया। काजल को समुद्री भोजन पसंद था, लेकिन रणविजय ने बस कुछ देर के लिए बात की। फिर वह मिंगमैन की ओर मुड़ा और पूछा, सुंदर छोटी राजकुमारी, तुम दोपहर के भोजन में क्या पसंद करोगी? हो। मिंगमैन बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, सुंदर छोटी राजकुमारी जन्मदिन का केक खाना चाहती है। जन्मदिन का केक? काजल ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, जन्मदिन का केक सिर्फ अपने असली जन्मदिन पर ही खाया जा सकता है। मिंगमैन, क्यों न हम कुछ मसालेदार खाना खाएं? ओह, मिंगमैन ने मुंह बनाया, तुम्हारा मतलब है हम जन्मदिन का केक नहीं खा सकते? मिंगमैन उन्हें खाना चाहती है तो फिर मुझे सुनना चाहिए कि पापा इस बारे में क्या कहते हैं। रणविजय का जवाब उम्मीद के मुताबिक था। किसने कहा कि जब तुम्हें खाने का मन करे तो तुम बर्थडे केक नहीं खा सकते? मिंगमैन हर दिन तुम्हारा जन्मदिन मना सकता है। मवाह, पापा सबसे अच्छे हैं।
उसकी बात सुनकर छोटी राजकुमारी खुश हो गई और उसने कई बार रणविजय के गाल चूमे। जब वे बाहर जाने वाले थे तो मेंगमैन को अचानक कुछ याद आया और उसने बचकानी हरकत करते हुए पूछा, पापा क्या तुम्हें पता है कि मेंगमैन का जन्मदिन कब है? रणविजय एक पल के लिए रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया और उसके चेहरे पर थोड़ी स्तब्धता थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मेंगमैन का जन्मदिन कब है। रणविजय एक पल के लिए पश्चाताप से भर गया। यह उसकी आंखों में भी दिखाई दिया। ये देखकर काजल ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मेंगमैन उत्तरी अमेरिकी घरेलू रजिस्टर से है, इसलिए आपका जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार गिना जाता है। लेकिन हमारे देश में जन्मदिन चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इसलिए मेंगमैन के घरेलू रजिस्टर के वापस आने के बाद आप हमारे देश में चंद्र जन्मदिन मना सकते हैं। क्या ये सच है पापा? मेंगमैन ने असमंजस में पूछा। वह क्या है? कैलेंडर। मेंगमैन इसे बाद में समझ जाएगा, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मेंगमैन को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। अध्याय 169। मूल रूप से रणविजय को जन्मदिन की परवाह नहीं थी। कृषकों का जन्मदिन 100 साल में लगभग एक बार आता था। भले ही वे घर के अंदर रहें या बाहर जाएं, उनके लिए अपना जन्मदिन मनाना सामान्य बात नहीं थी। रणविजय के लिए भी यही स्थिति थी। पिछले 500 सालों में उनका जन्मदिन नहीं आया था। हालांकि मेंगमैन अलग था। रणविजय अपनी छोटी राजकुमारी को जीवन में हर चीज में सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था, इसलिए वह उसके जन्मदिन को कैसे अनदेखा कर सकता था। इस मामले के संबंध में रणविजय ने सोचा कि जब अनन्या वापस आएगी तो मेंगमैन के घरेलू पंजीकरण के लिए बदलाव पर चर्चा करने का समय आ गया है। हालांकि अगर इसे स्थानांतरित किया गया तो रणविजय जानता था कि निश्चित रूप से कई समस्याएं सामने आएंगी। वह और अनन्या अभी तक विवाहित नहीं थे, इसलिए वे अपने खाते के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते थे? बस मेंगमैन और अनन्या को एक घरेलू रजिस्टर साझा करने दें। रणविजय ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। ये सवाल ही नहीं था। वह मेंगमैन के पिता थे, इसलिए उन्हें इस तरह से सूचीबद्ध किया जाना था। हालांकि मेंगमैन का नाम अभी तक नहीं बदला गया था और वह अभी भी अपने अमेरिकी घरेलू पंजीकरण के अनुसार एमिली के नाम से जानी जाती थी। उसके नाम में संशोधन किया जाना था। इन सभी मामलों पर अनन्या के लौटने पर चर्चा की जानी थी। और क्या अनन्या उन तीनों के इस तरह से निवास परमिट के लिए आवेदन करने पर सहमत होगी? इसका मतलब होगा कि वह और अनन्या एक परिवार बन जाएंगे। उसके रवैये से अंदाजा लगाते हुए उसने सोचा कि वह सीधे सहमत नहीं होगी। क्या माँ और बच्चे को फिर से मिलाने का इससे बेहतर तरीका हो सकता है? रणविजय ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। उसे बेहतर होगा कि वह इसे अपने हिसाब से खेले। वे तीनों आखिरकार एक नूडल रेस्तरां में गए और कुछ नूडल्स खाए। मेंगमैन अभी भी अपना जन्मदिन का केक नहीं खा पाए। काजल ने मेंगमैन को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और बच्चे को कुछ और खाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मेंगमैन ने फिलहाल बर्थडे केक खाने का विचार छोड़ दिया था, लेकिन वह अभी भी क्रीम रहित केक खाना चाहती थी। इसलिए खाना खत्म करने के बाद रणविजय गाड़ी चलाने लगा। जब बात मासेराटी जीटी जैसी सुपरकार की आती थी तो रणविजय को इसकी तेज रफ्तार पसंद आती थी। स्पोर्ट्स कार चलाने के अपने इतने सालों में अगर वह स्पीड लिमिट पार नहीं करता तो उसे हमेशा अधूरापन महसूस होता था। हालांकि मेंगमैन के साथ होने के कारण रणविजय ने सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया। रणविजय पहले रेस्टोरेंट वापस गया और काजल को उतरने दिया। चूंकि पियानो और कई छोटी छोटी चीजें आने वाली थीं, इसलिए उसे उन्हें लेने के लिए रेस्टोरेंट में इंतजार करना पड़ा। उसे दोपहर में उन्हें ठीक करने के लिए समय चाहिए था। कार से उतरने के बाद काजल अपने भाई की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने ही सारी मेहनत की थी, जबकि वह अपने बच्चे को लेकर नज़ारे देखने गया था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह उसकी छोटी बहन थी। कुछ देर तक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद काजल अंदर चली गई। इस बीच रणविजय मेंगमैन को माउंट न्यू मून ले गया। बड़ी हे छोटी हे मेंगमैन यहाँ है, आओ और मुझे ले जाओ। जैसे ही वह पहुंची, मेंगमैन ने अपने हमेशा की तरह बचकानी हरकतों से चिल्लाया। हालांकि काफी देर बाद भी उसने दाहेई और लिटिल हेई को पहाड़ की चोटी पर नहीं देखा। ओह, मेंगमैन थिथक गई। उसने हैरानी से रणविजय को देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हा, रणविजय जोर से हंसा और बोला, क्या तुम भूल गए? दाहेई और लिटिल हेई कुछ काम से बाहर गए हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। ये सही है। मेंगमैन को अब याद आ गया। दाहेई और लिटिल हेई बड़े भाई के साथ बाहर गए थे। मैं दाजिंग और दूसरे पिल्लों के साथ खेलूंगा। मेंगमैन ने मुंह बनाया और पहाड़ी के पीछे भाग गया। माउंट न्यू मून में दहेई और लिटिल हेई के अलावा कुल 36 कुत्ते थे। 1 महीने से ज्यादा समय के बाद इन बड़े कुत्तों का आकार 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था। आमतौर पर गोल्डन रिट्रीवर और अलास्का जैसे बड़े कुत्तों के लिए उन्हें आकार में बढ़ने में आमतौर पर आधे साल से ज्यादा समय लगता है। हालांकि माउंट न्यू मून में वे उच्च गुणवत्ता वाला भोजन खाते थे। उन्हें बढ़ने में सिर्फ 3 या 4 महीने लगे। इन कुत्तों में ताइरितियन सबसे ज्यादा जिंदा दिल था। ये पता चलने पर कि 2 ही शक्तियां आसपास नहीं थीं, वह इतना रोमांचित था कि वह माउंट न्यू मून में सभी जीवित प्राणियों के साथ खेलना चाहता था। वूफ वूफ, मेंगमैन को देखते ही ये कुत्ते तुरंत उसके पीछे पड़ गए।
आखिरकार दो ही शक्तियां जो शो को चुराना पसंद करती थीं, यहाँ नहीं थीं। ये वास्तव में उनका मौका था और ताई रितियन भी जल्दी से मेंगमेंग के पास भागा। कुत्तों के झुंड से घिरे मेंगमेंग ने उनके साथ खेलने का मजा लिया, लेकिन मेंगमेंग ने हवा में ऊंची जगह पर न फेंके जाने के विचार से मुंह बनाया। सौभाग्य से दहेई और उसके साथी पहले से ही वापस आ रहे थे। वो माउंट न्यू मून पर वापस लौटने और मासेराटी को देखने पर लिटिल हेई तेजी से माउंट न्यू मून की ओर भागा और कुछ सेकंड में गायब हो गया। वाह वाह वाह, दहेई ने असंतोष से बड़बड़ाया और अपनी गर्दन में लटके तांबे के सिक्के को टटोला और बहुत भौहें सिकुड़ी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद दहेई की आंखें चमक उठीं। वह अपने मूल रूप में वापस आ गया, जो कि 2 मीटर से अधिक लंबा चिंपांजी था। वाह वाह, हा हा, दहेई खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि उसका मूल आकार उसके बदसूरत मानव रूप से बेहतर दिख रहा था। वाह, कुछ चीखें निकालने के बाद दहेई ने झाओ फैंग को पास में खड़े होकर उसे घूरते हुए देखा, इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी से झाओ फैंग पर मारा। ऐसा लग रहा था कि वह उससे कह रहा था, तीसरे छोटे भाई, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि ट्रक पर इतना सारा सामान है? काम पर लग जाओ। झाओ फैंग के पास सोने की ईंटें ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दौरान उसका मुंह गुस्से से लगातार कांप रहा था। दहेई अब किसी तरह से बेबस नहीं था। उसने ढेर सारी सोने की ईंटें उठाईं और जल्दी से माउंट न्यू मून की ओर चल पड़ा, इस मामले में अपनी भूमिका का श्रेय लेने के लिए। जब वे लॉन पर पहुंचे तो रणविजय, मेंगमेंग और लिटिल हेई थंडर यांग पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने दहेई और झाओ फैंग को इतने सारे सोने के सिक्कों के साथ आते देखा, रणविजय थोड़ा चौंक गया। क्या उन्होंने बैंक लूटा? हालांकि रणविजय को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। दहेई और झाओ फैंग ने सोने के सिक्कों को जमीन पर फेंक दिया। जब झाओ फैंग कुछ कहने वाला था तो दहेई ने उसे पकड़ लिया और उसे बाकी सोने की ईंटें लाने का आदेश दिया। एक चक्कर, दूसरी चक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा बार आगे पीछे चलने के बाद वे आखिरकार सारी चीजें वापस ले आए और उन्हें थंडर यान पेड़ के नीचे ढेर कर दिया। बहुत सारी चमचमाती चीजें हैं। पापा, ये सब क्या हैं? मेंगमेंग ने संदेह से पूछा। ये सोना और प्राचीन वस्तुएं हैं। रणविजय ने मेंगमेंग के सिर को छुआ और झाओ फैंग की ओर देखते हुए कहा, कैसे चल रहा है? कुछ विचार विमर्श के बाद झाओ फैंग ने दहेई की ओर देखा और कहा, दहेई ने हिंसक उत्पात मचाया और ब्लैक वाटर के कई सुरक्षा गार्डों को मार डाला। तांग झान के 1 दर्जन लोगों के साथ साथ तांग झान को भी दहेई ने मार डाला। वाह, दहेई ने झाओ फैंग को घूरते हुए उस पर चिल्लाया। उसने अपनी हथेलियों से खजाने के ऊपर इशारे किए, वह उसे मुद्दे पर आने के लिए कह रहा था। झाओ फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, ये सभी खजाने तांग झान के पीछे के कमरे में थे। मैं उन्हें छूना नहीं चाहता था, लेकिन दहेई ने जोर देकर कहा कि हम उन्हें वापस ले आएं। मैं उसे मना नहीं सका, इसलिए हम उन्हें वापस ले आए। वाह वाह वाह, उसकी बात सुनने के बाद दहेई खुशी से उछल पड़ा और अपनी मुट्ठी से कई बार अपनी छाती पीटने लगा। उसने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ रणविजय को देखा। हा हा हा। कुछ देर हंसने के बाद वह रणविजय को घूरता रहा, उसकी प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा था। झाओ फैंग भी रणविजय के हाव भाव को देख रहा था, जिसमें कोई भावना नहीं दिख रही थी। इसलिए उसने सावधानी से कहा, मास्टर, ये तांग झान की गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है। एक बार जब अधिकारियों को पता चलेगा कि हमने उन्हें ले लिया है तो वे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये खजाने गायब होने के लिए नहीं हैं। ये सुनकर रणविजय ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी नज़र सोने, हीरे और प्राचीन वस्तुओं पर पड़ी। अचानक वह एक काले धातु के ब्लॉक पर आकर रुकी। रणविजय ने हल्की चीख मारी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह आगे बढ़ा और धातु के टुकड़े को उठाने के लिए झुका। रणविजय ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वे आश्चर्य और मनोरंजन से भरी हुई थीं। हाँ, तुमने अच्छा किया। रणविजय ने मुस्कुराते हुए दहेई की ओर रुख किया। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। आज रात मैं तुम्हें। दहेई की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे रणविजय ने अपना हाथ बढ़ाया और पीछे की पहाड़ी के पशुधन क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए लंबे समय से प्रतीक्षित शब्द जोर से कहे, आज रात तुम जो चाहो खा सकते हो। मेरे मेहमान बनो और जितना चाहो खाओ। वाह, दहेई ठिठक गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। वह खुशी से उछल पड़ा और रोने लगा। वाह 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 वाह, हा वाह वाह। लिटिल हेई भी खुश था और उसने अपना सिर उठाकर चिल्लाया, आओ आओ आओ। ये दृश्य देखकर एक तरफ खड़ा झाओ फैंग भी मूर्खतापूर्ण तरीके से हंस पड़ा। दहेई और लिटिल हेई को देखकर जिनकी इच्छाएं इतनी आसानी से पूरी हो जाती हैं, झाओ फैंग को कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं। साथ ही लड़ाई के बाद उसने वास्तव में पाया कि उनके बीच एक अच्छा समय बिताने की भावना उभरी थी। क्या उसने, झाओ फैंग ने अचानक तीसरे छोटे भाई के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली थी? बहरहाल किसी भी मामले में दहेई और लिटिल हेई को इतना खुश और रणविजय को संतुष्टि से भरा देखकर झाओ फैंग ने सोचा कि उसने जो किया वह सार्थक था। हा, हालांकि उसे कारण नहीं पता था, फिर भी मेंगमेंग हंस पड़ी।
फिर मेंग मेंग ने अपनी बाहें दहेई की ओर रखी और कहा, दहेई आओ, मुझे हवा में ऊंचा उछालो। हाँ, मेंग मेंग की बातें सुनकर दहेई ने हंसना बंद कर दिया। उसने अपना सिर खुजलाया और रणविजय की ओर देखा। वाह, जाओ और खेलो। रणविजय ने अपना हाथ हिलाया। दहेई ने अपनी बाहें फैलाईं, मेंग मेंग को उठाया और पालतू जानवरों के क्षेत्र में भाग गया। अच्छा मास्टर, क्या आपको ये खजाने पसंद हैं? झाओ फैंग ने हल्की खांसी की और पूछा। अगर उसके मालिक को खजाने पसंद आए तो उसने सोचा कि उसे अगली बार दिखावा करना चाहिए। खजाने नहीं, रणविजय ने अपना सिर हिलाया, हाथ में धातु उठाए और कहा, इसके अलावा बाकी सभी वस्तुएं मेरी नज़र में कचरे से अलग नहीं हैं। धातु का ये टुकड़ा? झाओ फैंग ने संदेह से कहा, यह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा है। जमीन पर पड़े सोने, हीरे और प्राचीन वस्तुओं की कीमत 1 अरब से ज्यादा है, जिससे आप बड़ी मात्रा में धातुएं खरीद सकते हैं। धातु के इस टुकड़े की कीमत मापना संभव नहीं है, रणविजय ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह एक आत्मा का खजाना है। सही, धातु का ये टुकड़ा आध्यात्मिक खजाना था और ये दूसरे चरण का आध्यात्मिक खजाना भी था। रणविजय को आश्चर्य हुआ कि उसने अभी तक अपने खजाने की खोज शुरू नहीं की थी, लेकिन खजाने पहले से ही उसकी तलाश शुरू कर चुके थे। भ्रामक शरीर, तांबे का सिक्का, जेड फायर ओस और अब ये धातु। उसके पास पहले से ही 3 आध्यात्मिक खजाने थे। धातु का टुकड़ा हथेली के आकार का और हल्के नीले रंग का था, जिसका तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था, जो छूने में बहुत आरामदायक था। तांग झान ने इसे संयोग से प्राप्त किया। इसे आकर्षक पाते हुए उसने इसे एकत्र कर लिया। अध्याय 170। तांग झान ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पास जो धातु का टुकड़ा है वह उसके कुल मूल्य से भी अधिक मूल्यवान आध्यात्मिक खजाना है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने वर्षों से उसने जितने खजाने इकट्ठा करने के लिए संघर्ष किया था वे अंततः रणविजय के हाथों में पड़ जाएंगे। अगर तांग झान को एक और मौका दिया जाता तो वह बिच्छू के रेस्तरां में आने से पहले ही उसे मार देता। इस आपदा का कारण बिच्छू द्वारा रिमोट कंट्रोल वाली कार को कुचलना था। मास्टर, इसका नाम क्या है? आत्मा के खजाने क्या हैं? झाओ फैंग ने उत्सुकता से पूछा। आत्मिक खजाने। कुछ विचार विमर्श के बाद रणविजय ने उत्तर दिया, आत्मिक खजाना एक सर्वव्यापी अवधारणा है जो दुनिया में बहुत सारे खजानों को संदर्भित करता है और पहले चरण से लेकर 9वें चरण तक होता है। उदाहरण के लिए, साधना की दुनिया में पहले चरण के आत्मा खजाने बहुत आम हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ सोना है, लगभग हर साधक के पास कुछ न कुछ होता है। दूसरे चरण के आध्यात्मिक खजाने और तीसरे चरण के आध्यात्मिक खजाने भी काफी आम हैं, जो सबसे निचले स्तर के हैं। दूसरा स्तर चौथे चरण से छठे चरण तक है। इस स्तर पर आध्यात्मिक खजाने संयोग से प्राप्त होते हैं, जबकि 7वें चरण के आध्यात्मिक खजाने से लेकर 9वें चरण के आध्यात्मिक खजाने केवल गुरुओं के होते हैं। इस चरण में आध्यात्मिक खजाने का मूल्य मापा नहीं जा सकता है। साधना जगत में 9वें चरण के आध्यात्मिक खजाने अत्यंत दुर्लभ हैं। उनके बारे में केवल कुछ किंवदंतियां हैं। रणविजय ने झाओ फैंग को एक संक्षिप्त परिचय दिया। झाओ फैंग थोड़ा भ्रमित था और उसे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है। ये काफी सामान्य था। इन अवधारणाओं को समझने में रणविजय को कई साल लग गए, झाओ फैंग को तो कुछ दिन ही लगे। ये काफी अच्छा था कि झाओ फैंग ने साधना का अर्थ समझ लिया। गुरु, आप साधकों की ताकत का आकलन कैसे करते हैं? क्या वे सभी अमर हैं? झाओ फैंग ने पूछा। अमर बनना मुश्किल है। साधकों को 9 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें क्यूई रिफाइनिंग, बिल्डिंग बेस इंटेनेस, एलिक्सिर, युआन यंग, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, शेडो रिफाइनिंग, इंटीग्रेशन और एक्सप्लिशमेंट कहा जाता है। इन 9 चरणों के बाद डूजी आता है। केवल वे ही अमर बनने के योग्य होंगे जो इस चरण का अनुभव करते हैं। जब रणविजय ने यह कहा तो वह विचारों में खो गया था। उसने दूर समुद्र को देखा, अपनी आंखें आधी सिकोड़ लीं, जिससे एक आध्यात्मिक स्वभाव का पता चला। अमर क्या है? एक व्यक्ति का जीवन पौधों द्वारा बिताए जाने वाले 4 मौसमों के चक्र जितना छोटा होता है। कुछ जीवन मुस्कुराहट और आंसुओं से भरे होते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से नीरस होते हैं। कुछ अमर लोगों के पास बहुत शक्ति होती है या उनके पास महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। ये लोग जो एक स्वतंत्र और उन्मुक्त जीवन जीते हैं और दीर्घायु का पीछा करते हैं, उन्हें अमर माना जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? झाओ फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचंभित हो गया। हा, रणविजय ने ठहाके के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम इस स्तर तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम अमरता की राह पर चल पड़े हो। ठीक है। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह अपने गुरु के हाथ में धातु को देखने से खुद को रोक नहीं सका और पूछा, गुरु, ये धातु का टुकड़ा किस स्तर का है? यह। रणविजय ने अपने हाथ में धातु को देखा और हल्के से मुस्कुराया। इसे तियानलान गोल्ड कहा जाता है और ये दूसरे चरण के खजाने से संबंधित है। इसका क्या प्रकार का कार्य है? झाओ फैंग ने फिर पूछा। इसमें बहुत शुद्ध आत्मसात ऊर्जा है, जिसका उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुछ जड़ी बूटियों के सार को बढ़ा सकता है। रणविजय ने थंडर यांग वृक्ष की ओर चलते हुए कहा। उसने तियानलान गोल्ड को पकड़कर वृक्ष के तने पर दबाया। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति लगातार तियानलान गोल्ड और थंडर यांग वृक्ष के नीचे के कुंड में बचे हुए शुद्ध यांग जल पर केंद्रित होती रही।
कुछ ही सेकंड में शुद्ध यांग जल की थोड़ी मात्रा थंडर यांग वृक्ष द्वारा अवशोषित कर ली गई। इस बीच तियानलान गोल्ड की ऊर्जा लगातार शुद्ध यांग जल को आत्मसात करती रही और पोषित करती रही। 10 सेकंड से अधिक समय बाद क्लैटर नीचे की ओर के कुंड में थंडर यांग वृक्ष की जड़ों से हल्के नीले पानी की धाराएं बह रही थीं, मानो किसी ने एक ही समय में कई नलों को पूरी तरह से चालू कर दिया हो। जल्द ही पूरा कुंड भर गया। रणविजय ने बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की कीमत पर थंडर यांग वृक्ष से संवाद किया था। इसकी जड़ें कंपन करने लगी और कुंड के क्षेत्र को 10 वर्ग मीटर तक फैला दिया, जिससे पानी की गहराई थोड़ी कम हो गई। 20 से अधिक समय के बाद कुछ सेकंड में ही पूल फिर से भर गया। हालांकि इस बार पानी का बहाव रुक गया था और ताड़ के आकार के तियानलान गोल्ड ने पहले ही अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा ली थी। इस समय कुंड में पानी को यांग किंग जल कहा जाता था, जो शुद्ध यांग जल का विकास था और दूसरे चरण के आध्यात्मिक खजाने की तरह था। यांग किंग जल शुद्ध यांग जल से अधिक प्रभावी था। शुद्ध यांग जल लोगों की फिटनेस में सुधार करता है, जबकि यांग किंग जल का उपयोग लोगों द्वारा साधना के अभ्यास के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो बुरी तरह से जख्मी हो गया है यांग किंग जल पीता है तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह उसकी ताकत के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली घातक बीमारी को ठीक कर सकता है। और निश्चित रूप से इसके कई अन्य कार्य भी थे। उदाहरण के लिए, यांग किंग जल पीने के बाद एक दिन में नए पशुओं को खाया जा सकता था। इससे बहुत सारे लाभ हुए। हालांकि इसका लोगों की त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शुद्ध यांग जल पीने से त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आखिरकार इसका उद्देश्य चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कोई प्रभावी दवा नहीं था। अन्य कार्यों के लिए कोई अनावश्यक विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। जब झाओ फैंग ने रणविजय के हाथ में धातु को पाउडर में बदलते देखा तो वह अचंभित रह गया और जल्दी से यह सवाल पूछा, मास्टर, धातु पाउडर में क्यों बदल गई? इसकी ऊर्जा का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग कैसे किया गया? मैंने आपको कुछ भी करते नहीं देखा। झाओ फैंग ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, केवल इस पेड़ को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके ही तियानलान गोल्ड की ऊर्जा इतनी जल्दी अवशोषित की जा सकती है। रणविजय ने उत्तर दिया, क्या यह एक साधारण पेड़ नहीं है? झाओ फैंग कांप उठा। वह आगे बढ़ा और थंडर यांग पेड़ को ध्यान से छुआ। नहीं, रणविजय मुस्कुराया और कहा, इसका नाम थंडर यांग पेड़ है, जो 5वें चरण का आत्मा खजाना है। पफ, अहम अहम अहम। झाओ फैंग अचानक अपनी लार से घुट गया। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया, थंडर यांग पेड़ को घूरता रहा और आश्चर्य से बोला, 5वां चरण। गुरु, आपके पास 5वें चरण का आत्मा खजाना है। तुम बिना किसी बात के हंगामा कर रहे हो। रणविजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, मूल रूप से मेरे पास 16 9वें चरण के आत्मा खजाने थे। 9वां चरण। झाओ फैंग पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने रणविजय को देखा और धीमी आवाज में पूछा, आपकी वास्तविक ताकत क्या है गुरु? क्यूई साधना का प्रारंभिक चरण। क्यूई साधना। झाओ फैंग उलझन में था। उसने अवचेतन रूप से कहा, क्या क्यूई शोधन सबसे निचला स्तर नहीं है? तो आप 5वें चरण का आत्मा खजाना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपके पास 16 पौराणिक 9वें चरण के आत्मा खजाने कैसे हो सकते हैं? हालांकि वह किसी निश्चित चरण द्वारा दर्शाई गई ताकत को नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि सबसे कम क्यूई शोधन चरण में कोई 5वें चरण का आत्मा खजाना नहीं पा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि, रणविजय ने शांति से कहा, मैं डूजी स्टेज पर था। पफ। झाओ फैंग ने लगभग मुंह में खून थूक दिया। ... दक्षिणी जिले का पुलिस मुख्यालय। जब चीफ कांस्टेबल डोंग जियांग चुआन को तांग जहान की हवेली में हुई घटनाओं के बारे में पता चला तो वह बेहद चौंक गया। मुझे तुरंत वीडियो की जानकारी भेजें। डोंग जियांग चुआन ने भौहें सिकुड़ी और अपना काम बंद कर दिया। फिर उसने फोन काट दिया। उसने ऑफिस का कंप्यूटर चालू किया और लॉग ऑन किया। 2 मिनट बाद एक वीडियो भेजा गया। डोंग जियांग चुआन ने वीडियो खोला और उसे चलाया। जब उसने झाओ फैंग को पांडा कार से बाहर निकलते देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। वह देखता रहा। जब उसने झाओ फैंग का पीछा करते हुए निडर भारी भरकम आदमी को हवेली में घुसते देखा तो डोंग जियांग चुआन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये भयंकर आदमी कहाँ से आया? डोंग जियांग चुआन ने आश्चर्य से बड़बड़ाया। जब बड़े आदमी और ब्लैक वाटर के गार्ड ने गोलीबारी शुरू की तो एक क्लोज-अप शॉट दिखाई दिया। उसने दृश्य को उड़ा दिया और धीमा कर दिया और वह स्पष्ट रूप से कई गोलियों को उस भारी आदमी के शरीर और सिर पर लगते हुए देख सकता था। हालांकि गोलियां केवल अंदर से थोड़ी कुचली हुई लग रही थीं। इस आदमी की त्वचा बहुत लचीली लग रही थी और गोलियों को पूरी तरह से रोक रही थी। अभेद्यता। ये देखकर डोंग जियांग चुआन अब और शांत नहीं बैठ सका। वह अचानक खड़ा हो गया, वीडियो को रोक दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और सदमे से उबरने की कोशिश करते हुए कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उसने वीडियो देखना जारी रखा। शूटरों को लगा कि स्थिति खराब हो रही है और वे भागना चाहते थे। हालांकि एक बड़ा कुत्ता अचानक बगल से निकल आया। कुत्ता। डोंग जियांग चुआन ने भौहें सिकोड़ीं। कुत्ते को अपने नुकीले दांतों से गार्ड की गर्दन काटते देख वह खुद को रोक नहीं पाया और चुप हो गया। ये कैसे संभव है? डोंग जियांग चुआन उस अजेय भारी भरकम आदमी को तो स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी तेज गति और तीखे दांतों वाला कुत्ता भी हो सकता है। एक पल की चुप्पी के बाद उसने वीडियो चलाना जारी रखा। सेना की हार भूस्खलन की तरह थी।
ब्लैक वाटर के 1 दर्जन से ज्यादा गार्डों का लड़ने का कोई इरादा नहीं था और वे हारने का इंतजार कर रहे थे। वीडियो तब तक चला जब तक झाओ फैंग और निडर भारी भरकम आदमी हवेली में दाखिल नहीं हो गए। कुछ मिनट बाद डोंग जियांगचुआन की भौहें और गहरी हो गईं जब उसने देखा कि 2 आदमी कीमती सोना, प्राचीन वस्तुएं और दूसरे खजाने ले जा रहे हैं। झाओ फैंग कभी स्पेशल फोर्स का इक्का था। वह ऐसा क्यों कर रहा था? उसने सब कुछ ले लिया जबकि उसे पता था कि वे चोरी की गई लूट हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि झाओ फैंग को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। वह माउंट न्यू मून में सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाला टैलेंट था और उसके पास कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं था। वीडियो के अंत में अमीर जिले से हताहतों की रिपोर्ट थी। इस जानकारी को देखकर डोंग जियांगचुआन को अचानक बहुत ज्यादा सिरदर्द होने लगा। यह एक उच्च श्रेणी का आपराधिक मामला था और अब यह उनके पुलिस विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मामला नहीं हो सकता था। इसमें बहुत सारे बल शामिल थे। उसने अपनी कनपटियां दबाईं और बहुत देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। उसके विचार कहीं दूर भटक रहे थे। एक पल की चुप्पी के बाद डोंग जियांगचुआन ने अपना सिर उठाया, आह भरी और सीधे डेस्क पर रखे फोन का उपयोग करके एक नंबर डायल किया। प्रशिक्षक लियू, मैं आपको पहले अच्छी खबर बता दूं। डोंग जियांगचुआन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, झाओ फैंग मरा नहीं है। क्या ये सच है? हाँ, वह आया था और घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसने तबाही मचा दी। क्या हुआ? वह बदला लेने के लिए तांग जहान की हवेली में लगभग 2 मीटर लंबे एक मजबूत आदमी को लाया और इस कार्रवाई ने लोगों की जान ले ली। ये पहले से ही एक गंभीर आपराधिक मामला है। इसके अलावा हमने पाया कि वह जिस सहायक को लाया था वह अजय था। ये संलिप्तता इस हद तक है कि मैं इसे छिपा नहीं सकता और इस मामले की रिपोर्ट सुरक्षा ब्यूरो को करूंगा। डोंग जियांगचुआन ने धीरे से उत्तर दिया। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति चुप हो गया। डोंग जियांगचुआन को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि जब उसने कहा कि वह आदमी अजय था तो दूसरे व्यक्ति ने जोर से सांस ली थी। क्या ये सच है? थोड़ी देर बाद आवाज सुनी जा सकती थी। मैं कसम खाता हूं कि यह सच है। तांग जहान की हवेली में बहुत सारे मॉनिटर हैं और पूरी कहानी रिकॉर्ड की गई है। डोंग जियांगचुआन ने सच्चाई से उत्तर दिया। बेहतर होगा कि आप पहले इस मामले को एक दिन के लिए शांत कर दें। मैं कल हांगकांग वापस आ जाऊंगा। बस मेरा इंतजार करें। ठीक है, डोंग जियांगचुआन ने आह भरी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं पहले तांग जहान की खाता बही देखूंगा। मैं देखूंगा कि कितने लोग तांग जहान और उसके बुरे कामों में शामिल हैं।